गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल जिसका लेसन मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम मौलिक अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने जो स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसे हम अनुच्छेद 19 एक क से लगाकर अनुच्छेद 19 6 तक हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद हमारी मौलिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत हमें कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। वह व्यक्तिगत मौलिक अधिकार या व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता जो हमें अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत प्रदान की गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी समझ रहे होंगे कि हम जिस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं, उसमें से हमारे सामने कोई भी ऐसा प्रश्न उपस्थित हो तो उसका उत्तर देने में हम सक्षम हो, तब तो हमारी पढ़ाई की कोई अर्थ रहेगा। पढ़ाई करने का कोई अर्थ है, वरना तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसे मैं आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमें ये सारी चीजें इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमारे सामने कोई भी प्रश्न बनकर आ सकता है और उस समय हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, ये स्थिति नहीं रहे, इसलिए हमें सारी चीजों को क्लियर कर देना है। क्योंकि हो सकता है स्वतंत्रताओं में अगर ये कहें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो हमें उस समय याद रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 20, 21 और 22 इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बारे में हमने अनुच्छेद 19 एक के क से लगाकर 19 एक 6 तक तो बात की, परंतु इसके अलावा भी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हमें संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। उसमें सबसे पहली व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता आती है अपराध के लिए दोषी सिद्ध या दोषी पाए जाने के विषय में संरक्षण का हमें जो स्वतंत्रता है, जो मौलिक स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया गया। अब वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें हम या आप इस प्रकार के अधिकार की बात करेंगे? तो पहली ऐसी परिस्थिति कि जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। और दूसरा, किसी व्यक्ति पर अपराध दोषी सिद्ध हो गया है, अपराधी सिद्ध हो गया है, तो इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार या एक ही बार सजा दी जा सकती है, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इसके संबंध में यह बात भी बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो निर्धारित सजा है, कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, परंतु समय की कमी के कारण मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो सजा का प्रावधान होगा, वही सजा उसे दी जाए। कल भी मैंने कहा था कि हो सकता है न्यायालय में बाद में उसे सजा दी जाए, परंतु जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है उसी सजा को उसे दिया जाएगा। तो बहुत ही सरल बात है कि अगर आप अपराधी हो गए या आपका अपराध सिद्ध हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपके पास कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं क्या होगी? आपको मिलेगी। अपराधी होने के बाद भी देश में, देखो देश के संविधान के अंदर कितनी बातें हैं कि आप अपराधी हैं, इसके बाद भी आपको कुछ सुरक्षाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में प्रदान की गई है। दूसरा, जो हमारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता है वह बहुत ही मस्त है, जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कि हमारा जो जीवन है वह बहुत ही अमूल्य माना है। मनुष्य अपने जीवन को स्वयं के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा उसको नष्ट या खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारी जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण दिया गया है। और यह संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 के
अब ये क्या है, हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने का अधिकार सभी को प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति समान तरीके से अपना जीवन जिएगा, परंतु कैसा जीवन जीने के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए वह अपने आप को इस देश के अंदर निवासी के रूप में रख सकता है। आपका जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार के अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात आपको जीवन जीते समय आप जी रहे हो तो आपको एक सम्मानपूर्वक जीवन मिले, इस कारण इसको लेकर आपको एक संरक्षण प्रदान किया गया है और इसे और भी कठोर और इसको और भी जीवन में और भी सम्मान प्राप्त होने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, नागरिक को सम्मान देने के लिए इसे 44 संविधान संशोधन द्वारा और कठोर कर दिया गया और यहाँ तक कि आपातकाल के समय में भी आपके जीवन को, आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो जीवन है या जो हमारी जीवन की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका मूल्य कितना बड़ा है कि आपको कोई अपमानजनक जीवन नहीं जीने के लिए कोई भी आपको तैयार है। आपको ऐसी परिस्थितियां चाहे आपातकाल भी क्यों नहीं हो तो भी आपको जीवन सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है। ये हमारी जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 जो बात करता है, इसे हम प्राण या दैहिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। दैहिक का मतलब शारीरिक, दैहिक का मतलब क्या होता है, शारीरिक, और प्राण का मतलब अपना जीवन। किसको प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब यहां पर एक बात में आपको लिखवाई नहीं है नोट्स, ये हमारे को याद रखने के लिए हमने पूर्व में लिख दिया है। कहां लिखा है? जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर एक बात ये रखें कि हमने जब बात की थी विशेषताओं के अंदर तो वहां मैंने एक बात कर रही थी कि 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 जहां पर हमें एक अधिकार की बात की थी। किस अधिकार की बात की थी? कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क शिक्षा, कौन सी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा देने की बात की थी और वहां किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? तो वापस आगे बात यहाँ पे अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, उसी में वापस हमें शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, इसे भी अनुच्छेद 21A के तहत क्या किया गया है? जोड़ा गया है। कहां पर? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण के अंतर्गत ही जोड़ा गया। तीसरा या तीसरी जो हमारी व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता है वह है बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण जिसे हम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जिसे पुलिस के द्वारा या अपराधी घोषित होने के बाद उसे बंदी बना दिया गया। क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया, यानी उसको हिरासत में ले लिया गया। अब हिरासत में लेने के बाद भी आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई है कि उसके सब उस समय भी आपको संरक्षण के लिए कुछ बातें स्वतंत्रता के रूप में दे रखी है। क्या दे रखी है? कि सबसे पहले तो आपको बंदी बनाया है तो आप यह जानने का अधिकार रखते हैं कि आपको बंदी किस कारण से बनाया, अर्थात आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आपको बंदी बनाया गया है। ये इसके तहत आप कुछ की अधिकार प्राप्त है। दूसरा, बंदीकरण में संरक्षण अधिनियम के तहत अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि आपको बंदी बनाए जाने के बाद आप अपनी इच्छा या स्वयं की इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपना वकील आप जो जिसे भी चाहे अपना वकील नियुक्त कर सकते हैं। कब? जब आपको बंदी बना लिया गया, इसके बाद अपना वकील करके अपना जो केस वगैरह होता है, अपराध जो आपने किया उसके संबंध में बातचीत करने के लिए आप अर्थात स्वयं द्वारा अपनी इच्छा से, कोई दूसरा नहीं, अपनी इच्छा से आप चाहे उसे वकील के लिए या कानूनी संरक्षण के लिए आप या कानूनी सहायता के लिए आप उसका चयन कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप अपना वकील का चयन खुद कर सकते हैं। तीसरा, इसमें
प्रस्तुत किया जाए। ये भी एक बंदी बनाए हुए व्यक्ति के पास एक स्वतंत्रता कह सकते हैं, एक अधिकार कह सकते हैं। स्वतंत्रता तो क्या, एक अधिकार कह सकते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में, व्यक्तिगत अधिकार के रूप में, कि आपको हिरासत में लेने के बाद 24 घंटों के अंदर ही अंदर आपको न्यायालय में न्यायाधीश के सामने क्या किया जाए, पेश किया जाए। परंतु ऐसा सभी मामलों में संभव नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ कि ऐसा अगर कोई शत्रु देश है या कोई विरोधी या शत्रु देश है, वहां का कोई अपराधी है या वहां का कोई निवासी है, और दूसरा एक हमारा अधिनियम बना हुआ है नजरबंदी निवारक या निवारक नजरबंदी अधिनियम, तो यहाँ तक कि कोई व्यक्ति हो या ऐसा कोई अपराधी हो तो उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे 24 घंटों में न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिर्फ भारतीय नागरिकों में भी कुछ ऐसे अपराधी जिनका अपराध इतना बड़ा नहीं होता है, उन्हें ही हम क्या कर सकते हैं, 24 घंटों के अंतर्गत कहां पर पेश करते हैं, न्यायालय में पेश किया जाता है। परंतु अगर कोई शत्रु देश का निवासी है उसके लिए यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और साथ ही साथ भारत में भी अगर कोई निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत पकड़ा गया है, अपराधी है, तो उस पर भी यह अधिकार लागू नहीं होता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस प्रकार से यह हमारी 3 व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं या व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताएं कह सकते हैं। पहला है अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, दूसरा है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और तीसरा है बंदीकरण में संरक्षण। तो ये तीनों बातें मोस्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है, परंतु साथ ही साथ इसके संबंध में अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना है। क्लियर? अब यहाँ पर तो हमने ये बात किससे संबंध में कर दी, स्वतंत्रता के संबंध में। और स्वतंत्रता भी कौन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और एक स्वतंत्रता वहां पर हमने देखी स्वतंत्रता इनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा गया है या संविधान में रखा गया है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर आपके कोर्स के अंदर, बुक्स के अंदर एक अधिनियम या एक इस प्रकार के कानून जो हमारे देश में बनाए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको उसमें नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको अपनी जो आवश्यकता या उपयोगी जो है वही चीजें हम इसमें याद करेंगे। अब ये चीज जो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वो किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। इसे हम यहाँ पर एक शब्द आया है, इसी शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी का विश्लेषण करने के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो भारत के अंदर निवारक नजरबंदी अधिनियम जो बनाया गया है वह क्या है। अब आपके सामने ये बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्या आ सकता है कि निवारक नजरबंदी क्या है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक बात की बंदी बना दिया गया, समझ में आ रहा है सबको कि यहाँ तो आपने बंदी बनाने के बाद ही आपने 3 अधिकार, परंतु अगर कभी-कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी होने से पूर्व या अपराध करने की दृष्टि से नहीं, अपराध करने के पहले से ही अगर ऐसा कोई अनुमान लगा लिया जाए कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उस पर पहले से ही नजर रखना, नजरबंद कर देना, यह एक कानून बना हुआ है भारत में। और उस कानून को बनाने का उद्देश्य क्या था कि भारत या अन्य देशों में हम जो देखते हैं सांप्रदायिकता या जातिगत दंगे, सांप्रदायिक दंगे या जातिगत दंगों से देश में क्या हो रहा था, चारों तरफ आतंकवाद वगैरह इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में भारत में निवारक नजरबंद अधिनियम के तहत एक कानून बनाया गया। इसमें किसी भी अपराधी को अपराध करने से पूर्व अगर उसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है कि यह व्यक्ति ये करने वाला है, तो उसे निवारक नजरबंदी के अध्यादेश या कानून के तहत उसे क्या कर दिया जाता है, रोकने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया या उस पर जब आदेश आ गए उसके, तो उसे 3 महीने
और ये चीज आप फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं, किसी व्यक्ति पर नजरबंदी या नजर कैसे रखी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के, अर्थात यहाँ तो न्यायालय में ले जाते हैं, न्यायालय के बाद उसको दोषी ठहराया जाता है, अपराधी को दंड दिया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है। परंतु निवारक नजरबंदी में क्या होता है, बिना न्यायिक प्रक्रिया की, कोई न्यायालय नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई वकील नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, सीधा उसको किसके अनुमान पे कि वह ऐसा करने वाला है और उसके बारे में ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसे निवारक नजरबंदी के तहत क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर अपराधी होने के बाद दंड नहीं मिलता, अपराध करने से पहले अपराध को रोकने के लिए उसे क्या किया जाता है, दंड मिलता है, दंड दिया जाता है। किसके तहत, निवारक नजरबंदी के तहत। अर्थात यहाँ सीधे शब्द में इसका अर्थ, निवारक नजरबंदी का अर्थ क्या होगा कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के हम नजरबंदी से अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को रोकने के लिए उसे जो बंदी बनाते हैं या उस पर नजर रखते हैं उसे नजरबंदी निवारक या निवारक नजरबंदी अध्यादेश कहते हैं। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यह 3 माह, उस व्यक्ति में 3 माह से अधिक समय तक इस प्रकार की सजा या इस प्रकार का दंड उसे नहीं दिया जा सकता। और वहां भी एक परामर्शदात्री जो परामर्श समिति बनती है और उस समिति में एक व्यक्ति जो होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का जज जो होता है वह उस परामर्शदात्री व्यक्ति के रूप में होता है, जो उस निवारक नजरबंदी के अंतर्गत जिस व्यक्ति को ऐसा किया गया है उसके लिए आगे का समय निर्धारित करता है। अब इसी के साथ हमने एक और बात पढ़ी या लिखी है कि हमारे भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा के लेकर कुछ अधिनियम या कुछ अध्यादेश या कुछ कानून बनाए गए। किसको लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लेकर। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं वह देश और विदेशों में क्या होने लगे, फैलने लगे। तो ऐसी कंडीशन में भारत में दिसंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, अब यहाँ पर एक शब्द आया है अध्यादेश। अब अध्यादेश और कानून में क्या अंतर है, ये ध्यान रखें। तो आप सबको पूर्व में पढ़ा होगा कि जब तक संसद में किसी बात पर चर्चा चलती है, किसी कानून को लेकर चर्चा चलती है और बाई चांस उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा और किसी कानून की आवश्यकता पड़े, तब वहां जो आदेश दे दिया जाता है देश में उसको तो बोलते हैं अध्यादेश। परंतु जैसे ही वापस संसद का सत्र शुरू होता है उसमें उसको पारित कर दिया जाता है और जैसे ही उस अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यहाँ शब्द ध्यान रखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक अध्यादेश के रूप में इसको रोकने के लिए देश में आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय दंगे, इस प्रकार के दंगों को रोकने के लिए दिसंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जो भारत में क्या बन गया, कानून बन गया। और इस कानून के बनने का उद्देश्य क्या था, तो सांप्रदायिक या जातिगत दंगों से सुरक्षा देना, यही इसका क्या था, उद्देश्य था। और बाद में इसमें संशोधन करके 1984 में एक और अध्यादेश जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में इसे कठोर रूप से देश को सुरक्षा देने की दृष्टि से कठोर रूप से इसको क्या किया गया, अपनाया गया। और इसमें सारी चीजें बहुत कठोरता के साथ क्या की गई, ली गई। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में